आरन इलियट ने अपनी किताब द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ द नेचर में 5 वेव से मिलकर बनी इस वेव थ्योरी के बारे में बताते हुए लिखा है कि वेव थ्योरी न केवल फाइनेंशियल मार्केट में लागू होती है बल्कि ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन की प्रोग्रेस, किसी कंपनी के लाइफ साइकिल, उस कंपनी के प्रोडक्ट के स्थायित्व, किसी देश की विकास यात्रा, किसी नेचर के विभिन्न सारे प्रक्रम जैसे नदी का जल, पहाड़ का बढ़ना, वहाँ के जंगलों का विकास होना, हर एक चीज़ में इलियट वेव थ्योरी पूरी तरह से काम करती है। आगे इलियट ने कहा है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय हमें एक फर्स्ट वेव मिलती है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में खुशियों का माहौल होता है। हमारे पास वेव 1 की फॉर्मेशन हो रही होती है। अच्छा सारा खुशियों का माहौल होता है, रिश्ते नाते परिवार मिलने वाले सब खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उस बच्चे में दिक्कत होना शुरू करती है। उसे कभी सर्दी होती है, कभी जुकाम होता है, कभी न्यूमोनिया होता है, इस तरह की प्रॉब्लम शुरू होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारी वेव 2 हो गई, जो कि करेक्टिव वेव कहलाती है। इस वेव के पूरा होने के बाद जब बच्चा रिकवर होना शुरू होता है तब हमारी वेव 3 स्टार्ट होती है। इस वेव 3 के स्टार्ट होने के टाइम तेज़ी से रिकवरी करने लगता है और इस रिकवरी के दौरान वह लगातार अप ट्रेंड में चलता है, तेज़ी से ग्रो करता है, उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है, वह हंसने लगता है, वह चेखने लगता है, वह हल्का फुल्का चलने लग जाता है। तो इस दौरान वेव 3 चलती है और बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं सामने आती हैं। मतलब कोई बिलीव नहीं कर पाता है। इसी वेव 3 की फॉर्मेशन के दौरान बच्चा पहली बार बोलना सीखता है तो सबको सरप्राइज़ होता है कि इतनी कम उम्र में कैसा होता है। मतलब ये वो काल होता है जब बच्चा सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ देने लगता है। वो कुछ चीज़ें सीखने भी लग जाता है, कुछ बोलना सीख जाता है, कुछ हरकतें करना सीख जाता है। वो खाने पीने से संबंधित आदतों का विकास उसमें अच्छी तरह से होने लग जाता है। जब उस बच्चे की आयु 5 से 6 वर्ष हो जाती है तब वह स्कूल जाने लग जाता है। स्कूल जाने के दौरान वेव 4 का क्रिएशन होता है। इस वेव 4 के क्रिएशन के दौरान बच्चा स्कूल जाने से घबराता है, स्कूल में उसे डांट पड़ती, घर पे वो घबराता है, स्कूल में उसे काम करना होता है। तो इतने सारे वर्क प्रेशर के बीच में बच्चे की तबीयत नरम हो जाती है, उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये वेव 4 के लक्षण हैं। वेव 4 का फॉर्मेशन हो रहा होता है। जब इस वेव 4 के कंफर्मेशन के बाद जब ये बॉटम बन जाता है वेव 4 का और वेव 5 स्टार्ट होते हैं तब बच्चा वापस रिकवरी करना शुरू करता है। तब तक बच्चा 1 क्लास 2 क्लास आगे तक पढ़ लेता है और उसके बाद वेव 5 शुरू होती है। जब बच्चा आगे पढ़ते हुए 9th 10th क्लास में जाता है तब उसके बाद एक करेक्शन का फेज आता है। करेक्शन के फेज के बारे में इलियट ने लिखते हुए कहा है कि जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि करेक्शन वेव ए, बी और सी के रूप में होता है। तो उसके जीवन में वेव ए आती है तब उसे बहुत सारी डिफ़िकल्टीज होती हैं। उसके सामने किशोरावस्था से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके शरीर में नए नए बदलाव आते हैं जिनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। वो समाज की संरचना को देखता है, अपने परिवार की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करता है। उसे विरोधाभास मिलता है, उसे अपने परिवार की कही गई बातें और जो बाहर जो वो बातें सीखती है उसमें उसे मतभेद दिखाई देता है। इन सारी कंट्रोवर्सी की वजह से लगातार बच्चा डिप्रेशन की एक फेज़ में गुजरता है जिसे हम किशोरावस्था की फेज़ कहते हैं। तो ये हमारी करेक्टिव वेव ए कहलाती है। इसकी कुछ समय बाद वेव बी का फॉर्मेशन होता है जो अप ट्रेंड में चलती हैं, जो कि करेक्टिव वेव कहलाती हैं। मतलब करेक्शन में अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, बाउंस मारती है, तो करेक्शन में हम उसको करेक्टिव वेव कहते हैं। वेव ए हमारी इम्पल्सिव वेव हो गई और वेव बी हमारी करेक्टिव वेव हो गई। इस करेक्टिव वेव के दौरान बच्चे की मूड में कुछ अच्छी सी घटनाएं चलती हैं, उसका पढ़ाई में वापस मन लगने लग जाता है। तब तक वो 9th 10th क्लास तक पहुंच चुका होता है। उसके बाद जब अगली क्लास में जाता है, 11th क्लास में जाता है, तब उसके जीवन में वेव सी की फॉर्मेशन होती हैं। इस वेव सी के निर्माण के दौरान उसके जीवन में कितनी सारी मुश्किलें और कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि उसे अब सब्जेक्ट भी चूज़ करना होता है। संबंधित सब्जेक्ट में रुचि हो या ना हो उसे मजबूरन पढ़ना पड़ता है। तो ये सारी वेव सी कहलाती हैं। उसके जीवन में और सारी करियर से संबंधित समस्याएं जुड़ना लग जाती हैं। उसके परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ का उसे एक एहसास दिलाया जाता है। उसे पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया जाता है।
और उसे बार बार ये थ्रेट मिलती हैं। ये थ्रेट पड़ोसियों से, समाज से, परिवार से, स्कूल से मिल सकती हैं कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो क्या क्या हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी घटनाएं हैं, ये सब वेव सी के फॉर्मेशन के दौरान होती हैं। और इसके बाद एक नया फेज़ होता है। ये जो हमने कुल सारी वेव पढ़ी थी, 5 वेव थी हमारी और 3 वेव करेक्टिव वेव थी, तो कुल 8 वेव को हमने पढ़ा। और ये जीवन काल था, एक बाल्यावस्था या किशोरावस्था। ये बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था के जीवन काल में ये कुछ 8 इलियट वेव का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके बाद जो अगली अवस्था आएगी उसकी, जो आप युवा अवस्था कह सकते हो, उसमें वापस इसी तरह से एक साइकिल चलेगा। और ये साइकिल उसके जीवन में कभी रुकने वाला नहीं है। उसके जीवन के हर फेज में ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक वो इस पृथ्वी पर आखिरी सांस तक रहेगा। और इन सभी वेव के निर्माण के दौरान बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप उसके जीवन को देखोगे तो आपको कुल 8 वेव ही मिल पाएगी। 100 टाइम में देखोगे तो 100 टाइम में उसके जीवन में कितनी करेक्टिव वेव मिलेगी, कितनी ही इम्पल्सिव वेव मिलेगी। इलियट ने नेचर के बारे में लिखते हुए कहा है कि जब एक नदी का पानी बहता है तो वो पानी एकदम फ्लैट होकर नहीं बहता है, न कहीं पर विनाशक हो जाती, कहीं पर वापस शांत हो जाती। इस प्रकार नदी का जल जब बहता है तो वो एक वेव के रूप में बहता है। और ये वेव सारी की सारी एज इट इज़ लागू होती है, जैसी कि अभी हमने चर्चा की थी। इसी प्रकार इलियट कहता है कि जब कोई देश विकास की गति पर चल रहा होता है तब उस देश के विकास की इस यात्रा में भी इलियट वेव का फॉर्मेशन होता है। इस थ्योरी को अगर हमारे इस देश की विकास यात्रा के संदर्भ में लगाकर देखें तो हमें बिल्कुल एज इट इज़ ये थ्योरी फिट बैठती हुई नज़र आती। 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की थी तो उत्साह और आनंद का माहौल इस देश में था। तब वेव 1 का फॉर्मेशन हो रहा था। पहले चुनाव 1952 में हुए थे और इस तरह से वेव 1 का फॉर्मेशन चल रहा था। उसके कुछ ही साल बाद 1960-61 के आसपास देश में भयंकर अकाल पड़ा था, लोग भूख से मारे गए थे। और उसी दौरान 1962 में चाइना ने हम पर युद्ध कर दिया था। तो ये हमारी वेव 2 का फॉर्मेशन हो रहा था। वेव 2 के पूरी होने के बाद जब इस देश में से सारी मुश्किल चीज़ें धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और वेव 2 भी अपना काम कर रही थी, उसके बाद वेव 3 की फॉर्मेशन हुई थी। ये वेव काफ़ी लंबी थी और काफ़ी तेज़ गति से गई थी। वेव 3 की फॉर्मेशन के दौरान देश के अंदर बड़े बड़े बैंकों का विकास हुआ, बैंकों का सार्वजनिकरण हुआ, रेलवे लाइन बड़ी संख्या में बिछाई गई, राजमार्ग, सड़क और दूर संचार के क्षेत्र में बड़े व्यापक कार्य किए गए। इस प्रकार से वेव 3 का निर्माण हो चला था। उसके बाद वेव 3 के निर्माण के जब वेव 3 अपने चरम पर हुआ करती थी, उसी दौरान देश में एक नई विपदा आई जो वेव 4 के करेक्शन के रूप में हमें दिखाई देती। जब देश के अंदर एक इमरजेंसी वाला पीरियड लागू हो गया था, देश में व्यापक रूप से इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इस दौरान वेव 4 करेक्शन हो रही थी। जब वेव 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई तो वेव 5 फिर हमारी इम्पल्सिव वेव थी। और इस इम्पल्सिव वेव के दौरान देश के अंदर वापस एक नया माहौल खड़ा हुआ, नई सरकार बनी, नई पार्टी सत्ता में आई और देश को एक नए भविष्य की उम्मीद थी। ऐसा हुआ भी था और ये लगभग चलता रहा आपके 1980-85 तक। उसके बाद देश के अंदर वेव 1 का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया जो कि हमारे इम्पल्सिव वेव कहलाती है। करेक्टिव वेव हैं और एक इम्पल्सिव वेव, करेक्शन की इम्पल्सिव वेव कहलाती हैं। इस वेव 1 के दौरान देश के अंदर फिर से बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो गई। जब देश में पार्टी में बगावत हो गई, राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी, उस दौरान वेव 1 का फॉर्मेशन हुआ। फिर जब वेव 1 खत्म हुई तो वेव बी चालू हुई। उस वेव बी के दौरान जो कि एक करेक्टिव वेव थी, इस दौरान भी देश के अंदर अच्छे खासे विकास कार्य हुए। राजीव गांधी की सरकार आई जिसने देश के अंदर दूरसंचार क्रांति लेकर आई। देश में उदारीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ, लाइसेंस राज की समाप्ति होने लगी। तो ये सारा का सारा घटनाक्रम वेव 4 के दौरान हो रहा था। उसके बाद हमारे देश में वेव सी की फॉर्मेशन होना स्टार्ट
हो रही थी और इस वेव सी के निर्माण के दौरान राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। 1990 के उत्तरार्ध में हमारे देश के ऊपर अटैक किया, जिसे हम कारगिल के युद्ध के नाम से जानते हैं। हमारी उसमें निस्संदेह विजय हुई थी, लेकिन ये सारे घटनाक्रम हमारे देश के विकास को तोड़ने वाले थे, विकास की यात्रा को मंदा करने वाले घटनाक्रम थे। अब इसके दौरान अब ये सारे हमारे 8 वेव पूरी हो चुकी हैं। ये एक शॉर्ट टाइम फ्रेम का था, जिसको हमने एक छोटे से नज़रिए से देखा। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में वेव थ्योरी लगाकर देखोगे तो लॉन्ग टर्म में हमारे देश का निर्माण स्टार्टिंग से लेकर आज दिन तक आ जाता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता में हमारा देश किस प्रकार से विकसित हो रहा था, किस प्रकार से देश में गुप्तों ने शासन किया, शकों ने शासन किया, किस प्रकार से देश में मुग़ल आए, किस प्रकार से राजपूतों ने इस देश को एक नई गति और दिशा प्रदान की, किस प्रकार से अंग्रेज आए, किस प्रकार से 1857 की क्रांति हुई, बाल छोड़ो आंदोलन हुआ। ये सारे घटनाक्रम और आज की जो सारे घटनाक्रम जोड़ने पर एक हमारे पास लॉन्ग टर्म में वेव थ्योरी की फॉर्मेशन हो जाती। जब भी आप किसी स्टॉक का चार्ट खोलकर उस पर ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग पोजीशन बनाने की कुछ समय बाद आप देखते हैं कि आपके सारे इंडिकेटर फेल होने लगते। आपका RSI और बोट की जोन में आ जाता है, लेकिन प्राइस रुकता नहीं, प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड की ओर चलता है। आपकी जो लाइनें खींची हुई हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइनें, उनको प्राइस तोड़ रही होती हैं, लेकिन फिर भी प्राइस लगातार ऊपर जा रही होती हैं। इसके अलावा आपके और भी जितने भी सारे इंडिकेटर हैं, जहाँ पर जैसे कि कैंडल स्टिक्स लगातार अपनी स्ट्रेंथ खोती जा रही होती हैं, लेकिन प्राइस कंटिन्यू ऊपर की ओर चलती जाती है। ऐसी कंडीशन में जब आप हताश और निराश हो जाते हैं, तब इलियट वेव थ्योरी आपके लिए एंजिल बनकर आती है। जब सारे इंडिकेटर चार्ट पर काम करना बंद कर देते हैं, तब आगे का रास्ता आपको इलियट वेव थ्योरी दिखाती है। अगले वीडियो में हम इलियट वेव थ्योरी के इम्पोर्टेंस, क्यों ये इतनी ज़रूरी है, किस प्रकार से सारे इंडिकेटर को ये फेल करके सबसे निर्णायक मोड पर आपको ले जाती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो के देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। के लिए हम इसी प्रकार से वीडियो लाते रहें और आपका ज्ञानवर्धक होता रहे।